नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम व्यक्तित्व में आप सबका स्वागत है। और आज जिस शख्सियत को हम लेकर आए हैं वो हैं मंडी से लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा जी। हालांकि रामस्वरूप शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है, इतने सौम्य व्यक्तित्व के ये मालिक हैं, बिल्कुल जनता से जुड़े हुए नेता हैं। और कहते हैं कि जब लोग इनके पास जाते हैं तो उन्हें टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे इनके से जो है संपर्क कर सकते हैं और समस्याओं को ये समय समय पर संसद में उठाते रहे हैं। यही कारण है कि हमारा अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो वो लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आप सबका आपका स्वागत है रामस्वरूप शर्मा जी। हम शुरुआत करेंगे आपके जीवन काल से और खास करके राजनीतिक जीवन से, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2014 से पहले आपका नाम केवल पार्टी के लोग जानते थे या आपसे जो जुड़े हुए लोग थे वो जानते थे या जिनका आप काम करते थे वो लोग जानते थे। लेकिन आपका 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतना और प्रतिभा सिंह जैसी सांसद को हराना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कह सकते हैं इसको। तो पहली बार जब आप संसद में चुनकर गए तो कैसा लगा? पहले तो मैं आभारी अपनी पार्टी हाईकमान का हूँ कि मुझे जैसे एक साधारण व्यक्ति को एक बहुत बड़े चुनाव से चुनाव लड़ने का मौका मिला। बिल्कुल, देश का दूसरा बड़ा चुनाव क्षेत्र, और यहाँ की परंपरा रही स्वतंत्रता के उपरांत जितने भी सांसद बने, मैं 16वां सांसद बना। मेरे से पहले जो सांसद बने से उनसे 13 जो थे वो राजे रानियां थे। तो एक परंपरा थी कि ये सीट कांग्रेस बहुल सीट है और बड़े बड़े लोग यहाँ से जीतते हैं। जी। और हमारी पार्टी ठाकुर गंगा सिंह जी जीते थे और एक बार पंडित सुखराम जी यहाँ के सांसद बने। जी। तो मेरा बनना एक मेरे मन में, मैं कहूँ कि मन में तो जिज्ञासा थी कि मैं सांसद बनूं और मैं पार्टी में काम भी करता था, लेकिन इतना मेरे को जल्दी मुझे मौका मिलना था इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बार पार्टी ने मौका दिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जिस तरह पूरे देश में एक वातावरण बना था, जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, पूरा वातावरण था, उस वातावरण का भी मुझे फायदा मिला। और दूसरा, मंडी के लोग चाहते थे कि वर्षों बीत गए, कोई ऐसा साधारण व्यक्ति सांसद बने। और मैं 20 वर्षों से पार्टी काम करता था, पूरी पार्लियामेंट घूमता था और तमाम बड़े नेताओं के चुनाव लड़ाने में मुझे पार्टी ने दायित्व दिया था। चाहे अनुराग ठाकुर जी चुनाव लड़े तो वहाँ का चुनाव प्रभारी था, महेश्वर सिंह जी लड़े उनका था, जयराम ठाकुर लड़े उनके साथ चुनाव प्रभारी था। लेकिन पहली बार मौका मिला। जी। और ये मौका मिला तो तमाम कार्यकर्ताओं ने साथ भी दिया और जनता ने भी साथ दिया और मुझे पार्लियामेंट जाने का मौका। पहले आप कभी संसद गए थे? जब पहली बार जब चुन के गए उससे पहले कितनी बार आपको संसद में जाने का मौका मिला? नहीं, मैं पहली बार ही गया था। वहाँ मीटिंगें होती रही लेकिन पार्लियामेंट तक जाने का मौका नहीं मिला। जी। तो पहली बार जाना और सांसद बन के जाना एक क्षण था जब मैं टीवी में देखता था, सुनता था। कभी इंदिरा गांधी जी बोलती थी, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे, बड़े बड़े नेता बोलते थे और माननीय राजनाथ जी, सुषमा स्वराज जी, इनको सुनता था बोलते हुए, आदरणीय शांता कुमार जी, आदरणीय प्रेमका धूमल जी। तो जब मैं वहाँ जाने का मौका मिला तो मुझे एक अच्छा लगा मन में कि उस परमपिता परमात्मा ने, उस मंडी पार्लियामेंट के लोगों ने मुझे ये सौभाग्य दिया और मैं उस सांसद में जाकर देश के, विश्व के सबसे महान नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ वहाँ बैठूं, इस सौभाग्य। जब मैं पहली बार संसद गई तो मुझे बहुत कहते हैं कि एक तरह से एहसास होता है कि ये एक जो संस्था है या ये एक भवन है जहां से पूरी देश की सरकार, इतना बड़ा देश भारत का, उसकी पूरी सरकार चलती है और इतने बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं और वहां जाकर बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आप अपने देश से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। जी। जब आप, मुझे याद है जब मैं पहली बार संसद गई तो जब उसका आप मेन गेट क्रॉस करते हो आपको बहुत अच्छा एहसास होता है और खास करके सेंट्रल हॉल में बहुत अच्छा एहसास होता है। तो जब पहली बार आप गए तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि सब, हालांकि टीवी ने बहुत सांसदों को दिखाया कि किस तरह से सांसदों ने प्रवेश किया, किसी ने माथा टेका, किसी ने, आप जब पहुंचे तो आपको पहला प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? वैसे जब सांसद बने थे तो
एक माहौल ऐसा बना हुआ था, वातावरण बना हुआ था, वर्षों से बना हुआ था कि सांसद बने दिल्ली जाएंगे तो आराम तल से खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। मतलब हर सांसद इस जिज्ञासा लेकर जाता रहा, वातावरण ऐसा था। और देखते थे कि सांसद लोग दिल्ली जाते तो ऐसो प्रस्त जिंदगी उनकी होती है, और हमें भी वो असर था कि हम भी सांसद बने तो उसी तरह हम भी रहेंगे। लेकिन जब गए और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस द्वार पर पहुंचे और जिस तरह उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, तो हमें सबको एहसास हो गया कि हम यहाँ ऐशप्रस्ती करने नहीं आए हैं। हम जनता के उन मुद्दों को लेकर, जनता के दिक्कतों को दूर करने के लिए आए हैं और इस राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र बने उसको बनाने के लिए आए। जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, सब सांसदों के जो ये बहके मन थे ये बिल्कुल स्थान पर आ गए कि हमारा दायित्व और इस मंदिर में आया है और इस मंदिर में हम इस मंदिर की जिस तरह पूजा अर्चना करते हैं उसी रूप में आएंगे, ऐसी प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री ने दी। जी। और दूसरा, जब मैं संसद में गया था तो जाते ही बड़े बड़े नेताओं से मिलना हुआ और मैं संगठन मंत्री रहा था तो सबसे परिचय था। तो माननीय राजनाथ जी मिले तो उनके साथ ही गया। लेकिन जब गया तो जैसे वो अंदर जाने लगे उस दरवाजे से तो मैं रुक गया। तो मैंने कहा मैं नया जीत के मेरा कोई और दूसरे गेट से जाऊंगा। तो फट बाजू से पकड़ेगा, रामसू अब तू यहीं से जाएगा। तो एक नई आहुति हुई क्योंकि मैं नया था तो एक अच्छा लगा सारा जी। लेकिन जो प्रधानमंत्री जो संदेश दिया वो हम सारे सांसदों के उस दिन एहसास हो गया कि हम यहाँ काम करने आए। हम आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस तरह से हुई? और हर व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रभावित होता है और राजनेता से प्रभावित होता है। तो आपकी प्रेरणा जो है, हम कौन सा व्यक्तित्व ऐसा था राजनीति में जिसने आपको प्रेरणा दी कि राजनीति में आकर हम जो है लोगों की सेवा कर सकते हैं, या मुझे इस तरह का राजनीतिक जीवन जो है वो बिताना है? मैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो बैरसूल प्रोजेक्ट चंबा में था उसमें जॉब करता था। जी। तो वहाँ जब सर्विस करता तो ट्रेड यूनियन में काम करना बीएमएस में, और दूसरा संघ की आरएसएस की शाखाओं में जाना, वहीं सीखा जाकर। उस समय नई नई जनता पार्टी बनी थी। जी। आदरणीय शांता कुमार जी उस टाइम मुख्यमंत्री बने थे। तो एक नया वातावरण बना हुआ था। जी। तो हम संघ में जाने के उपरांत ही सारी बातें चली आगे। और फिर जब मैं जॉब करता था तो मन में ध्यान आया कि मैं बीएमएस के लिए वहाँ ट्रेड यूनियन में काम करता हूँ और अन्य कई दायित्व मेरे पास हैं। और दूसरा, मैं उस टाइम कबड्डी का नेशनल खिलाड़ी था। अच्छा। मैंने कबड्डी में नेशनल खेला, ऑल इंडिया खेला, और एनएचपीसी की जो पूरे इंडिया की टीम बनी उसको कैप्टन के रूप में मैंने पार्टिसिपेट किया। इन कबड्डी में मेरे को ईश्वर की कृपा थी कि बहुत अच्छा इनाम मैंने कमाया था कबड्डी। लेकिन मन में जिज्ञासा हुई कि ये नौकरी नहीं करूँ। मैंने 31 अगस्त 1984 को नौकरी छोड़ दी। अच्छा। तो परिवार के लोग दुखी हुए, पत्नी दुखी हुई, घर में पिताजी दुखी हुए। लेकिन मैं नौकरी छोड़ के जोगिंदर आया और वहाँ अपना एक प्रिंटिंग प्रेस जिसे कहते हैं वो कारोबार शुरू किया। अच्छा। लेकिन सही बात मानूँ तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मुझे शांता कुमार जी से मिली। अच्छा। उनकी जो पुस्तकें वहाँ पढ़ी और जिस तरह उन्होंने काम किया तो मन में, और मैंने, आप ये माने कि मैंने जोगिंदर में जाके प्रेस ही लगाया था क्योंकि शांता कुमार जी पहले प्रेस चलाया करते, प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा। तो वहीं से काम शुरू हुआ, संघ का दायित्व, पार्टी का दायित्व, प्रांत, फिर जिला का संगठन मंत्री बना। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके साथ लंबा समय काम किया। बहुत ज़्यादा प्रेरणा, सहयोग, अपनापन उनसे मिला और मैं प्रांत का संगठन मंत्री बना। फिर लगातार पदों पर रहा और जब गवर्नमेंट 2008 में बनी, 7 में बनी, तो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना। तो काफिला चलता गया। लेकिन जब मंडी पार्लियामेंट का चुनाव आया और वीरभद्र जी को इस्तीफा देना पड़ा और मैं दावेदार था प्रत्याशी के रूप में, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिला। आदरणीय जारवन ठाकुर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको टिकट मिला। और स्थिति वो थी कि अभी 6 महीने सरकार गई हुए थे और एकदम चुनाव लड़ना पड़ा, कार्यकर्ता थके हुए थे। लेकिन फिर भी मैं पार्लियामेंट का प्रभारी था, जयराम जी प्रत्याशी थे, हम दोनों ने डट के प्रवास किया और चुनाव लड़ा। लेकिन हम हार गए क्योंकि कार्यकर्ता थके हुए थे। फिर पार्लियामेंट के जो पूरे चुनाव आए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पार्टी ने घोषित कर दिया, अगले प्रधानमंत्री होंगे, जनता ने घोषित कर दिया।
हर वर्ग ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। तो उस समय फिर पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का। इससे पहले कि हम मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आए कि वहां पर किस तरह का विकास हो रहा है, क्या नई योजनाएं हैं, मैं ये एक प्रश्न जरूर, जब आप बात कर रहे थे कि शांता कुमार जी से आप जो है बड़े प्रभावित रहे उनके व्यक्तित्व से, और धूमल जी के साथ आपने काम किया, तो एक प्रश्न पत्रकार होने के नाते मेरे मन में जरूर आता है कि शांता कुमार जी और धूमल जी की कभी भी राजनीति में आपस में जो है सामंजस्य नहीं बना। ऐसे में दोनों के बीच में तालमेल आप कैसे बिठाते कि उनका व्यक्तित्व और धूमल जी का साथ? दरअसल मैं प्रांत का संगठन मंत्री रहा और लंबा समय इनके साथ काम किया जी जी, और कई निर्णायक भूमिका में मुझे सौभाग्य मिला। संगठन मंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व और पद रहता है और इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा, जनता के लिए, आम गरीब वर्ग के लिए कौन कौन से काम करें। आदरणीय शांता कुमार जी, आदरणीय प्रेमकांत धूमल जी लगातार इन प्रयत्नों में रहते हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। यानी प्रेमकांत धूमल जी से लेकर सतपाल सत्ती जी अध्यक्ष तक मैं आज उनके साथ पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। यानी लगातार इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो मुझे इनसे अच्छे संबंध बनाने का मतलब ईश्वर के पास एक सौभाग्य मिला कि मैं आज भी सतपाल सत्ती जी अध्यक्ष है तो मैं उनका नीचे उपाध्यक्ष हूँ। तो दोनों श्रेष्ठ नेता हैं और ये आपका सौम्य स्वभाव है कि दो नेताओं के बीच भी आप जो है वो तालमेल बना पाए, बिल्कुल आपको बिल्कुल क्रेडिट जाता है इसका। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बहुत जो है बिखरी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इधर से चलो तो लाहौल स्पीति, फिर इधर के रामपुर का तक का एरिया। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करना कितना मुश्किल लगता है, और खास करके आपने जो है जो हमारा पठानकोट ले रेल मार्ग का जो मुद्दा संसद में उठाया और 4 लेनिंग का जो आजकल काम चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय हमारे हिमाचल प्रदेश के सांसदों को जाता है और खास करके आपको जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर जो 4 लेनिंग है आपके क्षेत्र में हो रही है और रेल लाइन भी जब बनेगी तो आपका बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें कवर होगा। ये मंडी पार्लियामेंट की जो स्थिति थी कि पठानकोट मंडी वो नेशनल हाईवे भी नहीं बन सका, वर्षों बीत गए थे। बिल्कुल। और जब मैं सांसद बना तो मैं पहला काम किया, जाकर आदरणीय नितिन गडकरी साहब के मिला, पहला ही काम किया कि मेरा कीर्तपुर मनाली का काम रुका पड़ा है, 4 लेन का, वो चलना चाहिए। और पठानकोट मंडी जहाँ से रसद जाती है मिलिट्री की, पूरा वहाँ साजो सामान वहाँ से जाता है, लेकिन वो 4 लेन वो नेशनल हाईवे भी नहीं बन सका। तो आज मुझे प्रसन्नता है कि जब हमारे नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश आए तो उन्होंने पहला काम किया कि पठानकोट मंडी को 4 लेन घोषित किया और आज उसका काम आगे बढ़ा है। बिल्कुल। कीर्तपुर मनाली जो नागचला से मनाली, उसका उन्होंने शिलान्यास किया, वो काम आगे बढ़ा है। तो ये 2 बड़े 4 लेन बनने की हमें स्वीकृति मिली है। और दूसरा, नेशनल हाईवे की तो कमी नहीं छोड़ी, जो हमने मांगे और जब वो मंडी आए नितिन गडकरी जी ऐसे मंत्री के रूप में आए और जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात की, इस भागा बड़ी मुश्किल से मिलता है कि सांसद महोदय कोई और आपका नेशनल हाईवे रोड पेंडिंग तो नहीं रहा, बोलो मैं उसको घोषित करके जाता। उन्होंने जलोड़ी जोत जैसे टनल की स्वीकृति थी, भुभू जोत की स्वीकृति दी, ये जो वर्षों से लंबित काम पड़े थे आज सारी क्लियर से हमारी हुई। बिल्कुल, केंद्र सरकार जिस तरह से काम करी है, बहुत तेजी से काम करी है और खास करके नेशनल हाईवेज पे बहुत जोर रहा है। अच्छा, रेलवे की डिमांड वर्षों से हमारी थी, पठानकोट मंडी तक रेल पहुंचे, छोटी रेल जोगिंद्र तक आती थी, वो विषय मैंने पार्लियामेंट में उठाया, आज उसका काम आगे बढ़ा है। भानुपल्ली, बिलासपुर, कुल्लू मनाली लेह, ये इसकी स्वीकृति हमें मिली है, इसका पैसा भी अपना रक्षा मंत्रालय देने वाला है। और माननीय रेल मंत्री आए तो मनाली आए और वहाँ घोषणा करके गए, और आज मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय प्रभु जी का कि आज उस रेल का काम आगे बढ़ा है। और आज चारों सांसद, आदरणीय शांता कुमार जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, वीरेंद्र कश्यप जी और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी वो राज्यसभा में, लेकिन आज हिमाचल के विकास के लिए जो योजना लाने के जो उनका सहयोग रहता है उसका हम पूरा फायदा उठा रहे हैं। मंत्रियों से मिलना, चाहे वो फ्लाइटें बढ़ाने की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, सब में उनका सहयोग मिलता है। हम सारे मिलकर 5 सांसद आज इस प्रदेश को जो काम करने वाले हैं वो काम आगे बढ़े हैं। लेकिन मंडी की जहाँ की बात थी, कई विषय लंबित पड़े थे। बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर से हमारी सीमाएं लगती हैं, मैं
5-6 बार बॉर्डर पर जाकर आया हूँ। और यहाँ तक कि जो हमारे राज्य गृह मंत्री किरण रिजिजू जी, उनको बॉर्डर में लेके गया था। रात को हम बॉर्डर पर रुके थे। आज बॉर्डर पर सड़कें बन चुकी हैं, सुरंग के काम आगे बढ़े हैं, बॉर्डर पर टावर लगाए जा रहे हैं ताकि हमारा जो चाइना बॉर्डर पर एरिया है वहाँ सैनिकों को सुविधा मिले। और दूसरा, हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि कम से कम जब बर्फ गिर जाती है, रोड बंद होते हैं, तो टेलीफोन चलते रहे, तो टावर टूट जाते थे। तो इस बार मैंने माननीय गृह मंत्री से विषय उठाया था कि हमें सैटेलाइट सिस्टम उपलब्ध कराया जाए जनजातीय क्षेत्र में, जैसे नॉर्थ ईस्ट को आप देते हैं। आज उसकी स्वीकृति मिली है और मुझे विश्वास है इस बर्फबारी होने से पहले वो सैटेलाइट सिस्टम वहां से स्थापित हो जाए। और एक बड़ा काम था, हमारे मंडी में गुम्मा नमक खाने थी, द्रंग में और गुम्मा में, वो खाने 15 वर्ष से बंद पड़ी थी। हमारे पूर्वज पहले नमक वही खाते थे, वो नमक लाते थे, उससे घर में नमकीन दालें बनती थी, सब्जियां बनती थी, वो खाने बंद हो चुकी थी। और वो जो नमक आता था पशुओं को, जो हमारे बीमारियां दूर करता था, दवाइयों में नमक पड़ता था, आज वो नमक की खानों की योजना आगे बढ़ी है। वहाँ कम से कम 300 करोड़ का एक नमक का कारखाना स्थापित किया जाएगा और दोनों खानों खोलने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि सितंबर लास्ट तक दोनों खाने खोली जाएंगी और ये नमक पूरे भारतवर्ष को पहले की भांति जाएगा। और मैं हिमाचल सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तमाम जो इसकी जो औपचारिकता पूर्ण कर दी है और मुझे विश्वास है दोनों खाने हमको खोलेंगे और एक बड़ा कारखाना वो उसका शिलान्यास करने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे जो मंत्री हैं वो आएंगे। ईएसआई जो हॉस्पिटल है मंडी का, उसका बहुत चर्चा में रहता है और कब तक जो है वो आपको लगता है कि पूरा हो जाएगा उसका काम, कब तक वो चालू हो जाएगा ताकि आपके मंडी के लोगों को बिल्कुल घर द्वार पर जैसे कहे तो ये सुविधा मिल सके? मंडी पार्लियामेंट में आज कांगड़ा में टांडा हॉस्पिटल है, मेडिकल, शिमला में हॉस्पिटल है, लेकिन हम मंडी पार्लियामेंट में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो ये जब धूमल जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रयत्न किए थे उसको स्थापित करने में, उसका शिलान्यास हुआ था, वो काम आगे बढ़ा था। फिर जब सरकार, अब दिल्ली में सरकार हमारी आई, लेकिन एक सिद्धांतिक रूप से निर्णय भारत सरकार ने लिया कि ये जो ईएसआई मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये श्रम मंत्रालय द्वारा चलाया जाए। तो उन्होंने तय किया कि ये मेडिकल कॉलेज खोलना उन्होंने पूरे देश भर में, ये स्वास्थ्य विभाग का काम है जी। तो जब मैं भी कई बार इसके लिए पार्लियामेंट में मैंने विषय उठाया, स्वास्थ्य मंत्री से मिला, लेबर मिनिस्टर से मैं मिला था, लेकिन सिद्धांतिक रूप से फैसला हुआ कि इसको अब स्वास्थ्य मंत्रालय ही चलाए। तो बाद में निर्णय हुआ कि जब ये 800 करोड़ की लगभग बिल्डिंग बनी थी, 300 करोड़ की राशि केंद्र से दिलाई ताकि बिल्डिंग कंप्लीट हो, उसके बाद उसको चलाने की जो बारी आई तो उसमें ये तय हुआ कि ये हिमाचल सरकार उसको चलाए। क्योंकि श्रम मंत्रालय मेडिकल कॉलेज और होटल चलाने में, क्योंकि वहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया थे वहाँ तो इनके हॉस्पिटल चले हैं, लेकिन जहाँ नहीं है उन्होंने तय कर लिया कि वहाँ स्वास्थ्य विभाग ही इनको चलाए। तो इस बार हिमाचल सरकार को इसको दिया गया है, लीज पर दिया गया है और उसके लिए नीति तैयार की जा रही है और वो एक अच्छा हॉस्पिटल चले और ये पैसा भी केंद्र देने वाला है जी। मैंने विषय उठाया था कि इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए 80-90 करोड़ हर वर्ष हमें चाहिए। हिमाचल सरकार इसमें सक्षम नहीं है, तो केंद्र ने बात मानी है, तो अब उसका एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अभी पूरी पॉलिसी तय नहीं हो पाई है। मैंने श्रम मंत्री से अभी प्रार्थना की थी सत्र में कि एक बार हिमाचल सरकार और श्रम मंत्रालय बैठकर एक नीति बनाए ताकि मंडी वासियों को अच्छा हॉस्पिटल मिले, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। एक मीटिंग उनसे होने वाली है ताकि और ये हॉस्पिटल चले। मैं इसके लिए प्रयत्नशील रहूंगा, चाहे हिमाचल सरकार इसमें आनाकानी करने, मंडी पार्लियामेंट से कुछ वो कमजोसी भी करते हैं कई बार मंडी पार्लियामेंट में विकास के कामों में, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार बैठी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी खुद मंडी पार्लियामेंट के लिए चिंतित रहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अच्छा हॉस्पिटल जनता को वहाँ मिले। आमतौर पे रामस्वरूप जी देखा गया है कि सांसद जो हैं वो बहुत प्रयत्न कर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टेट में लेकर आते हैं, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सेंटर में भाजपा की सरकार है और हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में गुणवत्ता बनाए रखना
कितनी बड़ी चुनौती रहता है और उसके लिए क्या व्यवस्था की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जैसे हम 4 लेनिंग की बात करें तो जितने नेशनल हाईवेज हैं आमतौर पर थोड़े सालों में वो उखड़ जाते हैं, उसका मतलब प्रॉपर रखरखाव नहीं हो पाता है, खास करके जहाँ शहरों में वो गुजरता है। तो इस बार क्या कुछ ऐसी नीति बनाई गई है कि इस पर चेकिंग रहे, या सांसद क्या अपने तौर पर इसको चेकिंग कर सकता है? ये अब जो दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, काफी बड़ा परिवर्तन आया है। कई जो बातें पहले होती थी, आज 2 वर्ष बीत गए, कोई सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा जी। और आगे जो जो ये विकास की योजनाएं बनी हैं उसमें सरकार ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस पर गुणवत्ता पर काफी ज्यादा चेक रखा है। अब वो स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। ये ठीक है कि हिमाचल में कई काम हिमाचल सरकार के माध्यम से हो रहे हैं, उनका जो स्टाइल, उनका वर्किंग जो कार्य है वो उसी धरे पर चला है, लेकिन हमें विश्वास है कि जिस तरह तालमेल बैठाकर हमारे नितिन गडकरी जी, हमारे जेपी नड्डा जी हिमाचल सरकार से मिल बैठकर जिस तरह इन 4 लेन को, नेशनल हाईवे को, सुरंगों के कामों को जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी गुणवत्ता पर कोई कमी नहीं आने देंगे। क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद ये सड़कें बनाई जाएंगी, टनल बनाए जाएंगे और अगर इनकी गुणवत्ता ठीक नहीं होगी तो समय से पहले टूट जाएंगे और फिर बजट में प्रावधान समय और सीमा के अनुसार होता है। जी जी। तो इसलिए गुणवत्ता में कोई भी कमजोरी, कोई लापरवाही हमारे मंत्री महोदय नहीं करने वाले। जी जी। ये विश्वास है। राज्य सरकार बहुत बार आरोप लगाती है कि केंद्र ने जो है वो बहुत सारी केंद्रीय परियोजनाओं में पैसा कम कर दिया है, पैसा सही समय पर नहीं मिलता है। आपके ध्यान में ऐसी कोई बात आई है? आपको लगता है कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? दरअसल ये आरोप बिल्कुल गलत है। हिमाचल सरकार को तो इतना पैसा आया इस बार, माननीय वीरभद्र जी जो 6ठी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इतना पैसा इनको किसी कार्यकाल में नहीं आया हुआ जो पैसा आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आया है जी। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इनके आरोप भी लगते हैं। इनके प्रदेश के अध्यक्ष सुक्खू जी कई ढोल के बोल, जुमलों के बोल जैसे रैली भी निकालते हैं, लेकिन तथ्य बताते हैं कि हमारे नितिन गडकरी जी आए तो 57 नेशनल हाईवे दे कर गए, 4 लेन दे के गए, सुरंगों के काम दे कर गए। रेल मंत्री आए तो एक मुश्त 500 करोड़ की राशि जारी करके गए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी आए तो 4 ट्रामा सेंटर देके गए, 3 मेडिकल कॉलेज देके गए, तो कभी नहीं मिले थे आज तक। हमारे कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज मिले हैं। तो ये जितने बड़े बड़े काम आज एम्स जैसा संस्थान हमको देके गए हैं। तो ये जो अच्छा प्रधानमंत्री सड़क योजना में मंडी पार्लियामेंट की बात करूं, 200 करोड़ की सड़क का मैंने वहां भिजवाई हैं। अगली 300 करोड़ की सड़कें और डीपीआर बन रही हैं। प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि जारी हुई है। नरेगा का बजट डबल कर दिया गया है। जिस शौचालय की बात करते थे जब यूपीए सरकार थी, वीरभद्र सरकार थी, केवल 1200 रुपए से शौचालय बनाने की राशि जारी करते थे गरीबों को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको 12,000 कर दिया। तो अच्छा, जहां हमारे हॉस्पिटलों में डायलिसिस सिस्टम नहीं होता था, किडनियां खराब होती थी, हमें चंडीगढ़ दिल्ली जाना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री ने हर जिला हॉस्पिटल में आज डायलिसिस की मशीनें लगाने की व्यवस्था की। आदरणीय नड्डा जी ने तुरंत वो राशि जारी की। आज हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालयों में ये डायलिसिस मशीनें लग गई हैं। एकदम विकास की योजनाओं को लाने में, धन भेजने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन अब ये अपनी राजनीति की जो इनकी परिस्थितियां बनी हैं उस अनुसार ये कुछ बातें करते रहते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास, हर बात हर चर्चा आज हिमाचल के मंत्रियों से कर सरकार के कर सारे विकास की योजना जारी की जा रही है। लेकिन एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का नारा आज धरातल पर दिखने लगा है। आज तक किसी भी काम में कोई अड़चन हिमाचल प्रदेश को नहीं आई। नरेगा का बजट इस बार डबल कर दिया गया, जिसकी ये चर्चा करते थे। लेकिन गलतियां जो उसका टारगेट होता है उस समय पर उसकी जानकारी केंद्र को भेजा, जो मापदंड बनाए गए हैं उसको देने में खुद नाकाम रहते हैं। पैसा रिलीज नहीं होता है और वो रोज हम पर डालते हैं। तो इसलिए हिमाचल सरकार को विकास की योजनाओं में धन देने में कोई कमजोरी नहीं। जहां तक पंचायतों की बात करूं, आज सीधे पंचायत को 5 साल में 80 लाख रुपए आने वाले। पहले क्या होता था, अगर सरकार बीजेपी की है या सरकार कांग्रेस की है तो बीजेपी के जो प्रधान होते थे उनको तंग किया जाता था, आर्थिक स्वीकृतियां नहीं दी जाती थी, पैसा समय पर नहीं दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तय कर दिया कि 80 लाख रुपए
हर पंचायत को पहुंचेंगे 5 साल में, कोई उनसे कटौती नहीं की जाएगी। आज ग्रामीण विकास की योजना आगे बढ़ी, जी जी। स्वच्छता में कार्य आगे बढ़ा, अच्छा। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना आगे बढ़ी है, ये बीमा योजना 12 रुपए से 2 लाख की, ये सारी यानी 70 ऐसी योजना है आज जनता को समर्पित की है। हम किसानों की बात करें, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, किसानों की आय डबल हो। अच्छा, दूसरा बागवानी योजना देखिए आप, हम कई बार न्यूजीलैंड की बात करते थे, कई बार इजराइल की बात करते थे बागवानों की, आज प्रधानमंत्री जी ने ये 1200 करोड़ की योजनाएं हिमाचल के लिए स्वीकृत की है। आम, अनार, लीची के ऐसे नर्सरियां तैयार की जाएंगी जो ज़्यादा फल दें, और हम न्यूजीलैंड का, हम इजराइल का, उन देशों का मुकाबला कर सके जो इस बागवानी क्षेत्र में हमसे आगे थे, आज वो प्रदेश में लागू हुई है। तो हर वर्ग के लिए योजना लेकर आए था। बिल्कुल। इन दिनों आप तिरंगा यात्रा जो है उसके लिए आए हुए हैं और रामपुर में कल आपने तिरंगा यात्रा निकाली, कैसा लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिला है तिरंगा यात्रा को लेकर? हमारे प्रधानमंत्री जब हमारी पार्लियामेंट चलती है तो हर मंगलवार को हमारी भाजपा सांसदों की बैठक माननीय प्रधानमंत्री के साथ होती है जी, और 9:30 बैठक चलती है और 10:30 तक बैठक खत्म होती है। और माननीय प्रधानमंत्री उस बैठक में 9:28 पर, 9:29 पर, 9:30 से पहले पहुंचते हैं, कभी लेट नहीं हुआ था। तो उस बैठक में नए निर्णय लिए जाते हैं। इस बार निर्णय ये हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री चाहा कि इस बार हम 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जी। और क्यों ना इस स्वतंत्रता दिवस को हम इस ढंग से मनाएं कि आम जनता को साथ लेकर, आम समाज को साथ लेकर तिरंगा यात्रा निकालें। हमारे सांसद, हमारे विधायक 2 व्हीलर पर यात्रा निकालें। और दूसरा इस स्वतंत्रता दिवस को कि शुभारंभ हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिवारों से मिले, उनकी प्रतिमा माल्यार्पण करें और अपने देश के जो महापुरुष हुए जिन्होंने आज़ादी के लिए सर्वत्र अपना निछावर किया, उनको मनन स्मरण करें और उनके परिवारों से मिले जाकर। और ये काम माननीय प्रधानमंत्री खुद शुरू किया, वो चंद्रशेखर आजाद के गांव जाकर गए थे। देखिए एक क्या जोर था, कभी प्रधानमंत्री कहाँ जाता, तो गांव में जाकर गए। और आज सारे सांसद इन 15 तारीख से लेकर 13 तक 2 व्हीलर यात्रा निकाली गई और मुझे भी मंडी में 8 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। लोगों में उत्साह था, कॉलेज के छात्र, महिलाएं, आम समाज के लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए और ये तिरंगा यात्रा को लेकर निकले। और जो 70 योजना जो हमारी सरकार ने शुरू कर रखी थी, उन योजनाओं को लेकर भी जनता के पास गए कि आम गरीब व्यक्ति को उन जनता का फायदा मिलना चाहिए, जनता से आह्वान किया। तो ये तिरंगा यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न हुई, पूरे देश में एक हलचल हुई और लोगों को लगा पता कि 15 अगस्त मनाते क्यों है, पहली बार लगा पता। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से जो है आपकी सरकार काम कर रही है, मोदी जी जिस तरह से कहें कि देश में एक राष्ट्र भावना जागृत करें, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो या फिर बेटी बचाओ, एक तरह से कहीं ना कहीं समाज को कनेक्ट करने की बात है। जो आप हमारे साथ आए, आपने अपने विचार जो है हमारे साथ साझा किए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस तरह से ही लोगों के लिए काम करते रहें और आपकी जो है मंडी संसदीय क्षेत्र है वो विकास की ओर आगे बढ़े। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।